अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मजीद वेंटिलेटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत है, मगर ये जरूरत पूरी करने के बाद जरूरत मजीद भी बढ़ सकती है। अगर एहतियात ना की गई तो यौमिया अमवात की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाएगी। लॉकडाउन नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब NA 249 का इंतखाब सर पर है। PTI, मुस्लिम लीग नून और PSP में कल मैदान सजने वाला है। वोट देने वाले क्या सोचकर किसे वोट देंगे और ये नशिस्त जीतेगा कौन, इस पर आज अपने तजियाकारों से सवाल करेंगे और आखिर में बात होगी पाकिस्तान के अफगान अमन अमल में किरदार के हवाले से। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, जुनैरा डॉक्टर नाजिर महमूद, जैगम खान और आसमा वदूद। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के वक्त का। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पाकिस्तान को भी शदीद मुतासिर किया है। मुल्क में पहली बार कोरोना वायरस से 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5292 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फैसला दुरुस्त है। नासिर बेग चुगताई साहब। जी, अभी तो नहीं लगाया गया, अब तक अभी गौर ही कर रहे हैं और इंसामात हो रहे हैं, लिस्टों का तबादला हो रहा है, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है, हमने कल भी बात की थी, उससे पहले ही बात की थी कि ये 2-3 हफ्ते पहले अगर हम कर लेते तो इस स्टेज को नहीं पहुँचते जहाँ 200 अफराद जहाँ बाख हो रहे हैं। अब 5000 और 6000 अफराद डेली। अच्छा, क्योंकि देखिए आप टेस्ट भी कम कर रहे हैं। टेस्ट आप 60,000 नहीं कर रहे, 1 लाख नहीं कर रहे, आप 40 से 45, 49 के दरमियान चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब जितने टेस्ट कम होंगे, लेकिन इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है आपका उसके बावजूद। 10.7 था आज और उससे पहले भी इतना था। दूसरे शहर जो हैं हमारे, मर्दान, चारसद्दा, दीर, स्वात, लाहौर, पिंडी और फिर आ जाए नीचे आप कराची आ जाएँ, हैदराबाद आ जाएँ। कराची तो खैर नहीं, हैदराबाद यहाँ डबल डिजिट में है। डबल से मुराद मेरी कि 30, बाज़ जगह 30, 35, 40 तक, 51% तक पहुँच गया है। आधा शहर इन्फेक्टेड है KPK का। तो यकीन तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। पहले तो आइसोलेट करना है, अलग करना है, फिर उनको ट्रीटमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है, वही पुराना सबक, और फिर एहतियात भी करनी है। अब वैक्सीनेशन भी बड़े हमारे शुरू करनी है। बड़ी अच्छी खबर ये है कि हम वैक्सीन खुद बनाने वाले हैं। मई में पाकिस्तान पैक्ड वैक्सीन आ जाएगी, साइनोकॉम की, चाइना की, जो 1 डोज़ होगी। एक अच्छी बात यह है कि 1 डोज़ होगी वो, और लोग लगाने में ज़्यादा आमादा हो जाएंगे। रफ्तार बढ़ रही है लेकिन बहुत सुस्त रफ्तार है अभी भी वैक्सीनेशन की। ज़्यादा सेंटर भी शायद नहीं है, हमें बड़े सेंटर खुलना पड़ेंगे, हमें वॉक इन मोबाइल सेंटर बनाना पड़ेंगे वैक्सीनेशन के, जो दुनिया के हर मुल्क के अंदर हैं। सऊदी अरब में तो फार्मेसी पर अलाउ कर रहे हैं वो, कि आप फार्मेसी पर जाएँ लगवा लें अपना कार्ड दिखाकर, वहीं आपका पूरा डाटा हो जाता है। तो लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 14 डेज़ का लॉकडाउन। लेकिन अगर लॉकडाउन कर रहे हैं आप, तो फिर लॉकडाउन हो, ये ना कोई जलसा कर रहा हो, कोई जुलूस निकाल रहा हो, कोई अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रहा हो, वुज़रा इफ्तार पार्टी में जा रहे हो, ये फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है सुनैरा, लोग जो आम आवाम है वो समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी है, लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट कुछ करे तो कोरोना वायरस खत्म हो जाए। SOPs पर अमल तो आवाम ने करने, लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ये फैसला दुरुस्त है आपकी नज़र में? डेफिनेटली दुरुस्त है, बिकॉज कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स तो हम हैं नहीं, और हमें आदत नहीं है कि कोई लॉ बन गया है तो फ़ौरन उसके ऊपर दूसरों की परवाह करनी शुरू कर दें, अगर अपनी नहीं भी आपको परवाह। पंजाब इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है, डेथ केसेस सबसे ज़्यादा यहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा डेटा इसी के बारे में आ रहा है। उसके बाद KP है, देन सिंध और फिर बलूचिस्तान। तो नज़र ये आ रहा है कि जब पिछली वेव आई थी तो बलूचिस्तान का, उन्होंने याद है आपको, सारा जो वेरिएंट आया था वो कहाँ से आया था? ईरान से आया था, और हमने बड़ा शोर मचाया था कि आप क्यों लोगों को आने से रोक नहीं रहे। अभी तक आई एम नॉट श्योर, मुझे कभी 1-2 जगहों से जो खबरें मिल रही हैं वो मुतज़ाद हैं कि क्या इन्होंने वाघा बॉर्डर सील किया है कि नहीं किया, वहाँ से इनफ्लक्स बंद किया है कि नहीं किया। इसी तरह लॉकडाउन तो दूर की बात, कहा गया था फ़ौज को हेल्प के लिए बुलाया है कि वो SOPs पे अमल कराए। मुझे कहीं
कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। रमज़ान की एक्टिविटीज़ इफ्तार से लेके ईद की तैयारी तक रोज़ बढ़ रही हैं, बहुत रश है सड़कों पे। इफ्तार के फ़ौरन बाद जो थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हम समझ रहे थे कि थोड़ा सा रेस्टिंग एक पीरियड मिलेगा, उसमें भी बहुत रश है। तो मुझे गवर्नमेंट की रिट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब रह गई लोगों की बात, तो लोगों को तो मेरा ख्याल है एहसास ही नहीं है। नोबडी इज़ बॉदर्ड कि क्या हो रहा है। सबको फेस्टिवल्स नज़र आ रहे हैं, फेस्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। मास्क नहीं पहने हुए पेशावर में एक MNA है, शायद गालिबन मुझे उनका नाम नहीं मालूम, उनकी इफ्तार पार्टी की तस्वीर आई है जिसमें सारे साथ साथ बैठे हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो SOPs जब डिक्लेयर हुए हैं उससे पहले की प्लान हुई हुई थी। तो जहाँ जहनी हालत ये हो कि क्योंकि तारीख रखती गई थी कि हमने बैठ के खाना पीना इकट्ठा और आप उसे बदलेंगे नहीं, तो उस माइंडसेट का आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट आप देख लें, शफकत महमूद ने प्रेशर में आके एग्ज़ाम्स कैंसिल किए हैं। ही वॉज नॉट बॉदर्ड, वो कह रहे थे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होंगे, सब कुछ होगा। तो सब कुछ हैज़र्ड है और गवर्नमेंट इज़ टू बी ब्लेम्ड बिकॉज इसमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, इफ़ आई मे से दैट। लोगों से भी मुझे उम्मीद नहीं है और उम्मीद जो बांधनी पड़ती है वो अथॉरिटीज़ से ही बांधनी पड़ती है, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, शफकत महमूद साहब का जिक्र किया अभी जुनैरा ने, उनके अगेंस्ट तो ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा था। अब शफकत महमूद साहब के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। अगर वो लोगों का करियर बचाते हैं तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, और अगर जिंदगियां बचाते हैं तो करियर खतरे में पड़ जाता है। उनको कोई दरमियानी राह निकालनी है। फिर जो जो केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही हैं। मजीद वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, खुदा न खास्ता भारत जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत ना हो जाए। क्या उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तैयारी नज़र आती है? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आती। और शफकत महमूद साहब का आपने कहा कि उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, तो अलादीन का चिराग तो डेफिनेटली नहीं है, साथ साथ कुछ अकल की भी कमी है। वरना जितना कुछ कहा जा रहा था कि ये ORA लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो न किए जाएं, बांग्लादेश ने मुलतवी किए, भारत ने मुलतवी किए। उन्होंने ऑल्टरनेट जो पिछले साल जो अपनाया गया था तरीक़ाकार के, स्कूल से कहा गया था कि आप अपने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हमें बताएं, उस हिसाब से, गो के उसमें भी गड़बड़ हुई लेकिन बाद में उसकी करेक्शन हो गई। देखें, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा कीमती हैं उनके एग्ज़ाम्स से या उनके स्कोर से। बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा कीमती हैं, ये हमारे वज़ीर तालीम को समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल उस पर बज़िद रहे कि नहीं ये होना ही होना है। हालांकि उन्होंने इंडिया से नहीं सीखा, उन्होंने बांग्लादेश से नहीं सीखा, और फिर उसमें गए और फिर बाद में उस बीच में जाकर बीच मझदार खेलने के नहीं होगा। और यही सिर्फ इनकी बात नहीं है। आप क्रिकेट मैच आपको याद है, लोग कह रहे थे कि ना करवाएं, उन्होंने शुरू करवा दिए और फिर बीच में कहा कि जी उसको ख़त्म कर दिया गया बीच में। तो ये हुकूमत की बड़ी गलतियाँ हैं। लेकिन हैविंग सेड ये कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल अगर लॉकडाउन से मतलब आपका जो सवाल है कि ये दुरुस्त फैसला होगा, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही है तो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त फैसला नहीं होगा पूरे मुल्क में। हाँ, जो जहाँ पर ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब है तालाबंदी। लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप दुकानें बंद करेंगे, दफातर बंद करेंगे, बैंक बंद करेंगे, सनतें बंद करेंगे, ट्रैफिक बंद करेंगे, मसाजिद बंद करेंगे। ये सब मुमकिन नहीं है। पिछली दफ़ा भी हमने ट्राई किया, वो हो नहीं सका। और ये सब मुकम्मल लॉकडाउन करने का मतलब ये है कि फिर हुकूमत के पास वो सारे वसाइल होने चाहिए जो मसला पिछले साल हुआ था कि लोगों को घरों में अनाज पहुंचाया जाए, लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे, फिर वो दूसरे जो मसाइल सामने आएंगे। तो मुकम्मल लॉकडाउन तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल क्या है? जवाब मेरा है नहीं। इस सवाल में मेरा जवाब है नहीं। तो लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि पार्शल लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन किया जाए। जो गैर ज़रूरी तौर पर तकरीबात हो रही हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, जैसे शादी हॉल्स पर पाबंदी लगाई गई। मसाजिद को भी मजबूर किया जाए, और ये उलमाए कराम इसमें मजहबी रहनुमा काम करें कि मसाजिद में बिल्कुल जो अभी जुनैरा ने भी कहा कि वो फॉलो नहीं की जा रही हैं चीज़ें, जो SOPs हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो फासले रखकर और मास्क पहनकर लोग जाएं। जहां भी लोग जा रहे हैं, लोगों पर ये यानी इस चीज को बड़ी सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे अवाम अमल भी तो नहीं करते, जितनी मर्जी सख्ती कर लें। हाँ, लेकिन उसके सिवा कोई चारा नहीं है ना। तो एक तो ये है कि उस SOPs पर सख्ती से अमल करवाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2-3 काम और हुकूमत को करने, ऑक्सीजन का इंतजाम हुकूमत को वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, वो उनको करना चाहिए। वैक्सीनेशन का इंतजाम जो है बड़े पैमाने पे, अभी चुगताई साहब ने कहा, वो बड़े पैमाने पे हमें करना चाहिए। सेहत की सहूलतें जो हैं उनको हमें पूरा एक दोबारा से रिफर्बिश करने की जरूरत है। अगर तो ये सब हम करेंगे तब तो चीज है, लेकिन लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन मेरे ख्याल में मसले का हल नहीं है। ठीक है, मैं जैगम खान साहब की जानिब जाने से पहले जुनैरा का कमेंट ले लूं। जी जुनैरा।
सलमा, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि प्राइम मिनिस्टर यूके के जो हैं बोरिस जॉनसन, उनकी एक बड़ी तनकीद हो रही है स्टेटमेंट पे कि जब ये वहाँ डिसीजन हो रहा था कि लॉकडाउन अब ख़त्म करें, चीज़ों को खोल दें, तो वो इतने तंग आए हुए थे, लोगों का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कहा लेट द बॉडी स्पाइल अप। और प्रेस ने वो जुमला उठा लिया और उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग, तो उन्होंने सटल वे में कहा कि आई एम ट्राइंग टू से कि इफ़ पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू मी तो फिर ठीक है उठा लें आप लॉकडाउन। बट उन्होंने ये किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉकडाउन। उन लोगों ने पूरा जो कर सकते थे वो किया। हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और हम अपोज भी कर रहे हैं लॉकडाउन को। तो आई थिंक ये दो डिफरेंट सिनारियोज हैं और लोकली म्यूटेट करना शुरू हो गया है वायरस। पंजाब में जो वायरस है भारत में वो डिफरेंट है, बंगाल में डिफरेंट है, तो अंदाजा करें कि वो रीजन में कितनी तेजी से फैल रहा है। बहुत से वेरिएंट्स मौजूद हैं। जी एनबीसी, हमें कहते हैं लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि पूरा मुल्क बंद कर दें आप। जो लिस्ट अभी आई है फेडरल गवर्नमेंट से, उसमें कराची का नाम ही नहीं है, क्योंकि कराची का जो इन्फेक्शन रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन कराची के बाद इलाके ऐसे जिनको आइसोलेट करना पड़ेगा, जहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया बॉर्डर बंद करने का। बॉर्डर बंद करने का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वो जहाज़ आने दिए जिससे कोरोना हमारे पास आ रहा था बरतानिया से, जनूबी अफ्रीका से, वागा हमने खुला रखा। ये मैं बात बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक तक वागा खुला हुआ था और सिख यात्री वहाँ से आ रहे थे। करतारपुरा खुला हुआ था, वहाँ लोग आ रहे थे। तो ये करेंगे हम तो कुछ नहीं होगा। हम सिलेक्टेड इलाकों में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाएं, पूरे मुल्क में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है, बसों में जो भीड़ बकरियों की तरह लोग बैठते हैं, ये ख़त्म करना है। और जो मजहबी जुलूस हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। पेश के इकदाम करना होंगे। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, आप किस तरह रेट करते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए सलमा, कुछ अर्सा पहले यूरोप के कुछ मनचले जवान जो थे वो कोविड पार्टियां कर रहे थे। ऐसे पार्टियां कर रहे थे जिसका मकसद ये होता था कि एक दूसरे को कोविड लगाया जाए, कोरोना लगाया जाए। अभी मेरे दो कोलीग्स ने एक हेल्थ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी की तरफ इशारा किया, जो किसी तरह से भी एक कोरोना पार्टी से कम नहीं थी। अगर हेल्थ मिनिस्टर कोरोना पार्टियां कर रहा है तो हमारे पास क्या अखलाकी जवाज है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अवाम एसओपीज पर अमल नहीं करते। ये इंतहाई गुमराह कुन बात है। अवाम से एसओपीज पर अमल कराया जाता है। सबसे अहम, सबसे पहली बात इफेक्टिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जरिए। ये एक साइंस है। ज़ैगम खान साहब, मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, लेकिन इसका आगाज तो हमने उसी बुनियाद से गलत कर दिया जब इमरान खान साहब इफेक्टेड थे और उन्होंने इजलास बुला लिया, अपने वुज़रा को बिठा के वो बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। यानी आप देखिए, आप सबसे बड़ी कम्युनिकेशन अपने एक्शन से करते हैं, जो आप कर रहे होते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्टर की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर की कम्युनिकेशन, उसका पैगाम सबसे अहम है। उसने बिहेवियर चेंज कम्युनिकेट करना है, रवैया बदलना हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है, फौज का काम नहीं है। फौज ये काम कर ही नहीं सकती कि आप कोर्जन के जरिए बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। ये मजाक बन के रह जाता है। आप फौज को जो है, फौज को आप ऐसे काम में ला रहे हैं जो उनके करने का नहीं है। आप अपनी नाकामी का खुद जिम्मा लें। आपका काम था लोगों के बिहेवियर को चेंज करें, आप उसमें नाकाम हुए, आपने ठीक एफर्ट नहीं की। अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हुकूमत की जो सबसे बड़ी कोविड की वेबसाइट है उसको खुलने में 2.5 मिनट लगते हैं। आपने जो कम्युनिकेशन का पैगाम बनाना था वो आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल से जाके बनवाया है, मौलवी साहिबान से आपने पैगाम बनाया है, वो आपके कम्युनिकेशन के माहिर हैं। वजीर आजम जो अपने काम से पैगाम दे रहे हैं वो एसओपीज के खिलाफ है। हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त भी जो अपने एक्शन से पैगाम दे रहे हैं वो एसओपीज के खिलाफ है। और एसओपीज वर्क, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया के खास तौर पे जिन्होंने एसओपीज के जरिए से कोरोना को रोका है। मुल्क बंद नहीं किए, उन्होंने सिर्फ मास्क यकीनी बनाकर और एसओपीज पर अमल कराकर अपने मुल्क से कोरोना को कामयाबी से बाहर रखा है, धकेला है। वो तो हम कर नहीं सके और इस वक्त भी करने की सीरियस कोशिश नहीं कर रहे। और हम बात क्या कर रहे हैं कि मुल्क को बंद कर दें। आप मुझे बताइए,
मोदी साहब ने पहले फेज में पूरे मुल्क को इस तरह बंद किया था जिस तरह का हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब भारत क्यों बंद नहीं करना चाह रहा? इसलिए कि जब आप मुल्क को लॉकडाउन करते हैं तो सिर्फ आपकी नजर हेल्थ पर नहीं होती, आपको 10 और चीजों को देखना पड़ता है। आपको यह भी देखना पड़ता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल भी है, क्या डेमोग्राफिकली पॉसिबल भी है। साउथ एशिया में यह मुमकिन ही नहीं है, आपकी डेमोग्राफी इजाजत नहीं देती। आपके स्लम्स में आप कैसे जाके पाबंदी कराएंगे? मुमकिन ही नहीं है। एक एक घर में 8-8 लोग रहते हैं, आप कैसे पाबंदी कराएंगे? आमतौर पे जब आप लॉकडाउन करते हैं तो उन गरीब इलाकों में लोगों को वापस धकेल कर, आपको ये रिसर्च से साबित हुआ, बंबई में ऐसा हुआ, कोरोना की सूरत और खराब हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आप सिर्फ मईशत को यरगमाल बना सकते हैं, ना तो आप इफेक्टिव लॉकडाउन कर सकते हैं, ना इफेक्टिव लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं। आप सेलेक्टिवली, जिस तरीके से मेरे कोलीग्स ने कुछ इशारा किया, नाजिर साहब ने इशारा किया, जुनैरा साहिबा ने भी, एनबीसी साहब ने भी उस तरफ बताया कि कैसे बहुत से ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं जो एक तरह से लॉकडाउन का मुतबादिल है और जिसके जरिए से आप कोरोना के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। ये पूरी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों का रवैया चेंज कराएं। और इस वक्त जो आफत सर पे खड़ी है, हम बिल्कुल ब्रिंक के ऊपर है, उससे निमटने के लिए हमने अपने निज़ाम सेहत को जो तैयार करना है उसको वार फुटिंग पर तैयार करें। अच्छा, रवैया चेंज कराना होगा। और दूसरी आपने बात की स्लम्स के हवाले से, आसमा, बहुत सारे लोग जो घरों में हेल्पर्स होते हैं, जो सड़कों पे आपको कचरा चुनते हुए बच्चे नजर आते हैं, कोई भीख मांग रहे होते हैं, उनके चेहरे पे तो मास्क भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि समाजी फासला क्या है। इन लोगों को एजुकेट करने के लिए तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हम लॉकडाउन और मुकम्मल लॉकडाउन, मैं उसको इंडोर्स करूंगी, उसके बगैर इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं तो हम एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। हमें छोटे छोटे बबल्स बनाने होंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन बबल्स को एक्सपैंड करना होगा, जैसे कि न्यूजीलैंड में किया गया है। इसके अलावा कोई और सिचुएशन ऐसी नहीं है। जिन गरीबों की हम बात कर रहे हैं, अगर उन गरीबों को ये इन्फेक्शन होता है तो वो 40,000 का इंजेक्शन डेली और लगातार 15 दिन नहीं लगवा सकता। उसके लिए वो एक डेथ सेंटेंस है ऑलरेडी। हमें ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं तो उसे गवर्नमेंट को हल करना पड़ेगा, इस पोजीशन में आना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी इंडिया ने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया ना कि अभी भी 70% ऑक्सीजन उसकी स्टील मिल को जा रही है, वी कैन नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी और अपने लोगों के लिए सेट करनी पड़ेगी। इकोनॉमी ट्रम्बल होके, थोड़ा सा शेकी होके खड़ी हो जाएगी, लेकिन गई हुई जिंदगी वापस नहीं आती। आप इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कि जो आपके एक इसके पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स होते हैं पब्लिक हेल्थ वाले, वो सारी जिंदगी यही पढ़ते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन आए तो हम क्या करें। हमारे पास बेहतरीन पब्लिक हेल्थ क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्हें क्यों नहीं टैप इन किया जा रहा, उनसे क्यों नहीं एडवाइस दी जा रही। हम यहाँ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू टॉक अबाउट दिस। इसमें हम अपनी ओपिनियन दे सकें, लेकिन जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें टैप इन करें, उनके साथ मिल के एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं और उसे इम्प्लीमेंट करें। ऐसा ही होना चाहिए। लॉकडाउन हमें 15 दिन, महीने में एक ऐसी सेफ पोजीशन में ले आएगा जहां से हम खुद को सस्टेन कर सकेंगे। फिलहाल जिस तरीके से हम 2 महीने पीछे हैं, 2 महीने बाद इंडिया में जो कुछ हो रहा है, वी आर रेप्लिकेटिंग इट। और क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? द आंसर इज बिग नो। दूसरी, मैं यहाँ एक बात और करना चाहूंगी कि हम इस वक्त रमजान है, रमजान में मेरा अपना थीसिस स्टेटमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इसमें लोग बहुत इंक्लाइंड होते हैं चैरिटीज के लिए, ऐसे एफर्ट्स करने के लिए जिससे उनको एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिले। इस वक्त अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है कि एक लॉकडाउन की तरफ जाया जाए तो सिचुएशन और बहुत उनके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि पीपल विल बी जॉइनिंग इन।
वो इस बेंट ऑफ माइंड से होते हैं इस महीने में कि हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जिनसे हमारी आखिरत बेहतर हो। यानी आपके ख्याल में ये अच्छा है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि गई हुई जिंदगी दोबारा वापस नहीं आती। इसके साथ ही मुझे इस सेगमेंट को भी क्लोज करके आगे बढ़ना होगा। एक और मामले 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले हल्के में इंतखाब की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, PTI के अमजद आफरीदी, PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नशिस्त कौन जीतेगा, यही हमारा आज का सवाल है। जुनैरा, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगी? देखिए, NA 249 बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा। एक तो द काइंड ऑफ डेमोग्राफी इट हैज़, वो डीलिमिटेशन जब चेंज हुई, 2 हलकों को मर्ज करके ये एक हलका बनाया गया। प्रोग्रेसिव, रिलीजियस, प्योर कराचीइट्स, प्योर सिंधी, पठान, वहाँ पे आपको हर इथनिक साइड के लोग मिलेंगे। लास्ट टाइम फैसल वावडा जो जीते थे वहाँ से, वो बहुत कम, मेरे ख्याल है 700 वोट्स थे, विच आर हार्डली एनीथिंग शहबाज शरीफ के मुकाबले में। और सेकंड पे थी मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून, और थर्ड पे थी TLP, और TLP के साथ टेल कर रही थी बहुत थोड़े से मार्जिन से पीपल्स पार्टी। अभी PSP वहाँ पे बहुत एक्टिव है, और मेरा ख्याल है कि PSP के चांसेस मुझे इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि लोग सिर्फ मसाइल हल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो एथनिक ब्लेंड है, ये किस तरह सोच रहा है, ये किस तरह देख रहा है चीज़ों को, ये नून लीग से क्यों उम्मीदें लगाएगा कि शायद पंजाब में जो रेवोल्यूशन आई है, पंजाब में जो चीज़ें हुई हैं, वो सिंध में भी हो जाए। दे आर वाटर स्टार्व्ड सिटीजन्स, उनके पास पानी तक नहीं है, तो they will make their best choice. But for me the $1 million question is कि अगर PSP भी जीत जाती है या नून लीग के मिफ्ता इस्माइल भी जीत जाते हैं, जाना उन्होंने पीपल्स पार्टी के पास ही है। पीपल्स पार्टी के हाथ में सब कुछ है प्रोविंशियल लेवल पे। तो जब सब कुछ मांगना आपने पीपल्स पार्टी से है, तो दे माइट थिंक कि फिर पीपल्स पार्टी का ही बंदा वहाँ से जितवा लें, हम कम से कम हमारे मसाइल तो हल होंगे। तो इसलिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फोरकास्ट के बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। लेकिन मैं ये ज़रूर कंसर्न हूँ कि अब वहाँ फिर से कल पब्लिक गैदरिंग होगी, और कोरोना है, पता नहीं SOPs को कितना फॉलो किया जाता है, वहाँ कोई मैकेनिज्म इन प्लेस भी है कि नहीं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो आई होप कि सुपर स्प्रेडर ना बने। अभी तक तो सिंध जो है वो इतना ज़्यादा आगे नहीं है कोरोना में। ठीक है, NBC, आप इस वक्त कराची में बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कराची के डायनामिक्स को इस वक्त हम तमाम लोगों में से कोई समझता है तो वो आप हैं। आज आप ज़रा खुल के बात करें। कल भी हमने डिस्कस किया कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी मकबूल है, और जैसे भी जुनैरा ने कहा कि मकबूलियत तो दूसरी पार्टीज़ की है, PSP की है, नून लीग की है, PTI की है, लेकिन जाना अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के पास है फैसिलिटीज़ के लिए। तो क्या वोटर ये सोचेगा कि उसे पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो वोट देने का मेरा ख्याल है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पर खुल के बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मंदोखेल साहब ने पिछली बार भी शायद 7,000 वोट लिए थे मेरा ख्याल है, और जो तीसरे नंबर पे आई थी वो TLP आई थी जिसके 23,000 वोट थे। और बाकी जो 34,000 और 33,000 कुछ वोट वो वावडा साहब के और शहबाज शरीफ साहब के थे। बिल्कुल सही कहा जुनैरा ने, 700 का कुछ का फ़र्क था शिकस्त में। लेकिन असल मसला क्या हुआ है, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पाकिस्तान की, और ये रेप्लिका है पूरे पाकिस्तान के मॉडल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहाँ PTI ने अपनी शानदार मकबूलियत का खुद दुल्हन तख्ता किया है, खुद बड़ा गरक किया उन्होंने। और वहाँ अब PTI को, मतलब इमरान खान के तो जानने वाले बहुत हैं, इमरान खान को चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन अब वो वोट देने को तैयार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रमज़ान, शदीद गर्मी, कोरोना का खौफ, तो मेरा ख्याल है कि पोलिंग का जो रेशो रहेगा वो कम रहेगा, और जो पिछली बार भी कम था इस बार भी कम है। 7 लाख का आपने, 7 लाख वहाँ पॉपुलेशन है, और वहाँ वोटर सिर्फ 3 लाख है, 3 लाख कुछ हज़ार वोटर है, तो बहुत कम वोटर है। पानी का मसला, इलीगल कनेक्शंस हैं, पानी चोरी होकर बिकता है, वहाँ पर बिजली चोरी होकर बिकती है। अच्छा, क्राइम रेट ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है। टैंकर पानी का जो आता है वो 6-6, 7-7 हज़ार रुपये महीने खा जाता है आदमी के, जिसकी तनख्वाह 25,000, 30,000 रुपये उसके खा जाता है वो। फिर महंगाई भी ज़ाहिर उनको मुतासिर कर रही है, क्राइम उनको मुतासिर कर रहा है। MQM का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि MQM को किस तरह हम काउंट करें वहाँ पर, लेकिन MQM ने का वोट पिछली बार PTI ने चोरी किया था। अब PTI का वोट बैंक
अगर थोड़ा सा भी मुस्लिम लीग ले जाती है तो मुस्लिम लीग का नुमाइंदा जीत जाएगा। मुफ्ता बहुत एक्टिव है, मुफ्ता वहाँ बहुत एक्टिव है। मुफ्ता ने काम किया 1 साल में कि उन्होंने खामोशी से RO प्लांट्स लगा दिए पानी के, कि पानी साफ़ करके पीने का काबिल बनाना। इस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और वो इन्वेस्टमेंट शायद काम आ जाएगी उनके। अब 700-800 वोट का फ़र्क पूरा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मुझे हैरत होगी। अब PTI से मुकाबला है उनका, किससे मुकाबला है? शायद PTI से मुकाबला है। PTI, मैं गया था इलाके में तो PTI के बहुत से लड़के मिले थे, नौजवान मिले थे। उनको कहना ये था साहब इमरान खान तो हमारा लीडर है, लेकिन ये लोग, अच्छा इनका जो इंतखाब हुआ उम्मीदवार का, इस पर झगड़ा था, इस पर खासा झगड़ा हुआ, बमुश्किल इनको टिकट मिला, वो इख्तलाफ मौजूद है और वहाँ बाकायदा झगड़े भी हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब बाकी आवाम के हाथ में, वो बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए या गर्मी की वजह से बैठे रहते हैं। वैसे तो बहुत बेजार हैं, वो सबसे बेजार हैं। एक साहब ने तो आज़ाद उम्मीदवार का कह दिया उसको वोट दूंगा, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो कम वोटिंग होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब मुफ्ता इस्माइल ले लेंगे। ठीक है, जैगम खान साहब, फेवरेट कैंडिडेट कौन होगा और क्या कोरोना के खौफ से टर्नआउट मुतासर हो सकता है कल? पहले तो ये है कि NBC जब बता रहे थे इस हल्के का, तो मैं सोच रहा था ये कराची की बात हो रही है, टिम्बकटू की बात हो रही है। ये हमने रोशनियों के शहर के साथ क्या किया है, जो पाकिस्तान का दिल है, जो मिनी पाकिस्तान है, जो हमारी माशी शहरग है, जो गरीब की माँ है, उसका हमने क्या हाल कर दिया है। देखिए, यहाँ बैठे हुए, और शायद कराची में भी अगर होता, तो जो मैं देखने की कोशिश करता वो ये होता कि साइंटिफिक सर्वेस क्या कह रहे हैं। जो 3 पाकिस्तान की लीडिंग पोस्टर्स हैं, सर्वे करने वाले इदारे हैं, पल्स कंसल्टेंट, इप्सोस और गैलप, उन तीनों ने इस हल्के का सर्वे किया है और एक बात पर वो तीनों मुत्तफिक हैं, वो ये है कि इस हल्के में PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बहुत क्लोज कंटेस्ट है एंड ज्यूरी इज आउट। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कि जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उसमें आमतौर पे हुकूमत का पल्ला भारी होता है। मुस्लिम लीग के पास देने को क्या है? अब 2-4 RO प्लांट अगर लगा दिए मिफ्ता साहब ने तो क्या कर दिया, और वो क्या कर लेंगे? एक आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो, तो रियासत के वसाइल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। वो एक MNA के हल्के को क्या दे सकता है? लेकिन हैरत की बात है कि लोग फिर भी पीपल्स पार्टी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। PTI जाहिर है वहाँ मकबूल तरीन जमात थी, अभी भी काफ़ी मकबूल है, और उससे बता रहे हैं हमारे दोस्त NBC के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, मायूस हैं, और मुस्लिम लीग नवाज को अभी भी वो वोट देना चाह रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये तो आगे आ जाएगा। मेरे ख्याल में PTI के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में PTI ने एक बहुत बड़ा मुआवजा पुल आउट किया था कि इतने अरसे के बाद कराची वालों ने एक कौमी जमात को वोट दिया। एथनिक लॉयल्टी से हटकर, पढ़कर, मुख्तलिफ कौमियतों ने मिलकर एक कौमी जमात को, PTI को जितवाया। 20 में से उसने 14 हल्के लिए। अगर इस हल्के में उसकी शिकस्त होती है तो ये PTI के लिए अगले इलेक्शन में अच्छा शगुन नहीं होगा। बहुत से कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हैं, कुछ इशारे हुए कि कल काम का दिन भी है, रमजान भी है, कोरोना भी है, तो इसका मतलब है अगर कम टर्न आउट होगा तो जो पार्टी अपने वोटर को मोबिलाइज कर पाएगी उसको एक एडवांटेज होगा। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मैदान में है, एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है कि वो किसके वोट खींचते हैं, किधर वोट खींचते हैं। MQM भी इस बार कोशिश कर रही है, फिर तहरीक लब्बैक भी मौजूद है, तो ये एक दूसरे के वोट जो इधर उधर करते हैं। तो देखिए कल क्या होता है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इन 2 जो पार्टियां हैं इनके दरमियान में सख्त मुकाबला है। सही। डॉक्टर साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? भाई मेरी प्रेडिक्शन मैं बताने से पहले कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील मजीद बतलाना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में देखा जाता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ये कराची की कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जो बिल्कुल बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ लगी हुई है, यानी उसके बाद बिल्कुल बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। और जिस तरह बलूचिस्तान बदकिस्मती से हमारे मुल्क का पसमानदा तरीन सूबा है या उसको रखा गया है, इसी तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो इलाके आते हैं वो भी कराची के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। कौन से इलाके हैं? इसमें बल्दिया टाउन आ जाता है, इसमें मुजाहिद कॉलोनी आ जाती है, इसमें दिल्ली कॉलोनी आ जाती है, इसमें सईदाबाद आ जाता है, कोकन आबाद आ जाता है, और बड़ा मिक्स आबादी है। जैसे अभी पहले कहा गया, यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग महाजिर भी हैं,
पंजाबियों की बड़ी तादाद है, हिंद को स्पीकिंग ये हज़ारा डिवीज़न की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर है मौजूद, मेमनों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये एक बड़ा गुलदस्ता है पाकिस्तान का, छोटा सा मिनी पाकिस्तान ये है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसको बड़ा पसमानदा रखा गया। यहाँ से पीपल्स पार्टी भी जीती, MQM भी जीत चुकी है पहले, लेकिन ना उन्होंने कोई यहाँ के लिए काम किया और ना पीपल्स पार्टी ने, ना MQM ने कोई मेजर काम नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल क्लेम करते हैं कि जी मैंने कुछ सड़कें मड़कें बनाई थी, लेकिन सड़कों से ज़्यादा जो अहम तरीन काम है, मेरा इस इलाके में जाना इसलिए रहा है कि मैं वहीं शेरशाह एक इलाका करीब का है, वहाँ उसी के कॉलेज में मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। पुरानी बात है, लेकिन ये इलाका सारा देखा हुआ है। तो आप उस वक्त भी जब हम जाते थे तो ये पसमानदा तरीन था, सड़कें साड़ी उस वक्त भी टूटी होती थी। कमाल की बात यह है कि ये तकरीबन 1 मिलियन की आबादी है यहाँ की। 1 मिलियन की आबादी में कोई सरकारी अस्पताल बड़ा जहाँ पर लोग जा सकें, 1 मिलियन आबादी इतनी है कि इस पर दूसरे इलाकों में पूरे ज़िले हैं 1 मिलियन के। और 1 मिलियन की आबादी पे आप यकीन करें कि कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ लोग जाके अपना इलाज करवा सकें। गली गली में छोटे छोटे क्लिनिक और अताई और हकीम बैठे हुए हैं। जो कॉलेज और स्कूल सरकारी है उनका हाल आप जाकर देख लें, यानी सरकारी स्कूल जो सबसे ज़्यादा ख़राब हालत में अगर किसी कराची के किसी इलाके में होंगे तो वो इस इलाके में मिल जाता है। पीने के पानी की बात की गई, अच्छा पीने के पानी का ये हाल है कि हब डैम जो है वो बलूचिस्तान से पानी कराची में आता है और उसी हब डैम से बाकी कराची को बड़ी मिकदार में पानी सप्लाई किया जाता है। और बलूचिस्तान की सरहद पे लगा हुआ ये इलाका जो है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, निकासी का इंतज़ाम नहीं है। तो ये पसमानदगी जो है इसने वहाँ के लोगों को बिल्कुल बेजार कर दिया है। अच्छा, अब वो PTI जो जीती थी 2018 में, जो वावड़ा साहब जीती, उसकी 2-3 वजह थी। एक तो ये कि कुछ वोट भी उनको मिले, लेकिन फिर भी वो जीतने वाले नहीं थे, उनको जितवाया गया क्योंकि वो वोट कट गए थे लब्बैक की तरफ से। लब्बैक को लाने की एक वजह यही थी कि वोट काटे जाएं, वरना वो 700 वोटों से शहबाज शरीफ हारते नहीं। असल में लब्बैक ने 23,000 वोट जो उसको दिलवाए गए, उस चक्कर में वो सारा शहबाज शरीफ जीत नहीं सके। अब जो सूरत हाल है, लेटेस्ट सूरत हाल, ये खासी मुख्तलिफ सूरत हाल है। 3 साल में लोग PTI की नाक़िस कारकर्दगी देख चुके हैं। फैसल वावड़ा साहब जूता मार्का, जो कि जूता लेके बैठते हैं TV के प्रोग्रामों में, अवाम बेवकूफ़ नहीं है जी, बूट मार्का कह लें, ज़्यादा बेहतर है, बूट मार्का ज़्यादा बेहतर है। तो वो बूट मार्क, यानी लोगों ने ये देखा है कि इनके रवैये क्या हैं, अवाम में ये गए नहीं, अवाम के लिए हालांकि ये बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ किया नहीं। तो अब लोगों को तवक्का नून लीग से है। तो आपका जो सवाल है कि मैं किसको जीतता देख रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल को 2-3 वजह से मैं देख रहा हूँ। एक तो ये कि जितने कैंडिडेट उसका आप मवाजना कर लें, जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, अब्दुल कादिर बंदोखेल साहब, वो पार्टी हॉपर्स हैं। पहले वो नून लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी रहे, अब पीपल्स पार्टी में, जिसमें PTI में भी रहे कुछ अरसा। तो अब वो यहाँ आ गया, पार्टी हॉपर हैं, कोई उनकी अच्छी स्टैंडिंग नज़र नहीं आती, उनके जीतने का इम्कान बिल्कुल नहीं है। मिफ्ता इस्माइल इन तमाम कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये PhD हैं पब्लिक फाइनेंस में भी और इकोनॉमिक्स में भी, वॉर्टन स्कूल से, वो भी पेंसिल्वेनिया। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इलाके में, इन्होंने जितना कुछ हो सका काम भी किया, इनकी अपनी स्टैंडिंग है। और अगर लोग शहबाज शरीफ को वोट दे सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा लोग मिफ्ता इस्माइल को वोट देंगे। और जो बाकी जो कैंडिडेट हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के जीतने का इम्कान नहीं है। PTI के जो कैंडिडेट है अमजद इकबाल आफरीदी साहब, वो एक बहुत ही छोटे पैमाने के सियासतदान हैं। उनको वो शायद PTI के भी उनका ओहदा ज़िला गरबी के शायद वो सरबराह रहे हैं, कोई उनकी पॉलिटिकल वो एसेंशियली प्रॉपर्टी डीलर हैं, जायदाद का कारोबार करते हैं। अच्छा, खान साहब को चूंकि जायदाद का काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया है और उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल मेरा ख्याल है। आपकी तरफ आने से पहले मैं NBC का कॉमेंट ले लूँ। NBC, मैं सिर्फ एक प्लस कर दूं पॉइंट डॉक्टर साहब की बात में कि PMLN के साथ इस बार JUI भी है। JUI ने पिछले इंतखाबात में 10,000 वोट सिक्योर किए थे, 10,000, और उसके साथ साथ ENP भी है। बिल्कुल। तो अब अगर आप उस पर बात करते हैं ज़बानी बुनियाद पर, तो जो पश्तो वोट है, पख्तून वोट, वो तो पूरा पूरा उधर चला गया, मंदोखेल खाली रह जाएगा, जो बेचारा पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। फिर TLP की तरफ से इस बार इशारे मिल रहे हैं कि उनका कोई बड़ा ग्रुप या वो खुद पूरे के पूरे मिफ्ता इस्माइल के पास जा रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। तो एक बड़ा चेंज ये भी आ गया है। ये नहीं वाज़ेह चांसेस हैं कि मिफ्ता इस्माइल को कामयाबी मिलेगी? जी आसमा,
बेसिकली तमाम पॉइंट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिए मेरे दोस्तों ने। एक्चुअली बात यह है कि बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की कैंपेन फैसल वाडा साहब ने इस इलाके में रन की थी, और उसमें वो बारबेक्यू पार्टीज और इस किस्म की उन्होंने बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की ऑप्टिक्स अपनी उसमें इलेक्शन कैंपेन में दिए, लेकिन उसके मुताबिक उसके बाद वो अपने हल्के में इतने विजिलेंट नजर नहीं आए और ना उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही, तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो जरा जल्दी खुल गया है। फिर ये टीएलपी की जो डायनामिक्स अभी फिलहाल तब्दील हुई है, इससे भी वोट की शफलिंग होगी। मुफ्ती इस्माइल साहब का इसमें चांसेस कुछ कंसिडरेबली ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगेन हम ये भी कंसिडर करें कि कोरोना टाइम है, शायद टर्नआउट उस मुताबिक ना हो जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग बेसिकली दे आर लाइक एपिडेमिक फटीग, और वो उस मुताबिक अपने आप को रीस्केड्यूल कर रहे हैं, और उसके अलावा टर्न आउट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली उस तरीके से टर्न आउट इस इलाके में ना हो। तो स्टिल इट इज क्वाइट ओपन गेम, लेकिन चांसेस मुफ्ती साहब की ज्यादा नजर आ रहे हैं फिलहाल। मिफ्ता इस्माइल की जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। वापस आने के बाद दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अमन अमल में दोबारा शमूलियत के लिए अफगान तालिबान को कायल करने के लिए नई कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़ेह किया है कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार से अमन अमल को धचका लगा है, और अगर लचक का मुजाहरा ना किया गया तो नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारा सवाल ये है कि क्या मुस्बत नताइज मिल सकेंगे? जैगम खान साहब, देखिए, आपको मालूम है कि ट्रंप साहब ने वादा किया था कि 1 मई को वो अमेरिकी फौज को वापस बुला लेंगे, और अभी जो बाइडन साहब ने ये वादा किया है कि वो 11 सितंबर तक अमेरिकी फौज को बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों प्लान्स में एक कदर मुश्तरक है। दोनों सदूर ने अपनी फौज को निकालने को किसी भी अफगान डायलॉग और अफगान हल के साथ मशरूत नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिकियों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अफगानों के दरमियान किसी हल पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। वरना अमेरिका मुकम्मल कोशिश करता कि वो कुछ ना कुछ इस बात को मनवा कर जाता, कोई ना कोई हल निकाल कर जाता, क्योंकि बसूरत दीगर 20 साल के बाद इस तरह निकलना कि उसके पास कुछ दिखाने को ना हो और अफगानिस्तान में कोई वो एक मजबूत हुकूमत छोड़ कर ना जाए, कोई हल ना छोड़ कर जाए, तो वो एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर जो आपका सवाल है, वक्ती तौर पर तो एक मेज पे बिठा देना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद तालिबान वापस आ जाएंगे, गुफ्तगू भी शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या अफगान के मुख्तलिफ गिरोहों में कोई कॉमन ग्राउंड मौजूद है? कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिस पर वो मुत्तफिक हो सकें? देखिए, इस वक्त दोनों तरफ विनर टेक्स ऑल की पोजीशन है। तालिबान की जो पोजीशन है वो भी बहुत रिजिड है। वो अफगान आइन को तस्लीम नहीं करते, वो अमारत की तरफ वापस जाना चाहते हैं, वो इस हुकूमत के साथ बात उस तरह से नहीं करना चाहते। और ये जो दूसरी तरफ जो इस वक्त की हुकूमत है, जो काबिल एलीट है, ख़ास तौर पर जो अफगान सदर हैं, उनका रवैये में लचक नहीं है। वो कोई ऐसी अबूरी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है जिसमें तालिबान और वो इकट्ठे हों और जिससे फिर आगे हल की तरफ बात निकल सके। लेकिन मेरी अपनी राय में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो अफगानिस्तान का अपना निज़ाम है, जिससे हटने को अफगान तैयार नहीं है। एक ऐसा सदारती निज़ाम जो मुकम्मल सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें कोई फेडरेशन का सिस्टम नहीं है, कि जिसमें हर फरीक के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के हाथ कुछ ना कुछ आ जाए। ये निज़ाम ही ऐसा है कि जिसके पास आता है तो सब कुछ आता है, जिसके पास नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। तो आगे बहुत सी मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात में सबसे ज़्यादा जो बड़े ख़तरात हैं खुद पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को तन मन धन से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानों को कायल किया जा सके कि वो किसी एक, और पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कर भी रहा है। नासिर भाई चुगताई साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की है अफगान अमन अमल के लिए। इस बार ऐसा क्या नया होगा, क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? इस बार पहली बार ही मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान को
कुछ नाराज़ी है तालिबान से, दोहा के तालिबान से। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था इन मुज़ाकरात को शुरू कराने के लिए। एक खुद अपने ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत लिए थे जब मुल्ला ब्रादर्स को जेल से निकाल कर दोहा भेजा गया था मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए, याद होगा आपको। और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई, फिर वो भी इधर आए, यहाँ पर भी हुआ। तुर्की का जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत हाई स्टेक कॉन्फ्रेंस थी और तुर्की भी और सब लोग, अमेरिका वगैरह, पाकिस्तान बहुत उसमें इंटरेस्टेड थे। उसका बाइकआउट करके तालिबान ने पाकिस्तान की बात मुस्तरद कर दी। जो बार बार पाकिस्तान कह रहा था वहाँ जाएँ आप, वहाँ बैठें। वो खुर्शी साहब गए थे तो अफगान वज़ीर ख़ारजा थे, तुर्क वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे उनकी मुलाकात हो गई थी, कॉन्फ्रेंस हो गई छोटी सी एक। लेकिन वो जो कई रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जिससे कोई रिजल्ट निकलना था वो नहीं हो पाई। और पाकिस्तान ने मैसेज दिया है तालिबान को दोहा में कि ये आपने सही नहीं किया और आपको कुछ करना चाहिए, इसको आपको इसका इजाला करना होगा। और इस सिलसिले में बातचीत भी हुई है। अभी जो मुस्तकिल बातचीत चल रही है आर्मी चीफ़ की अमेरिका के वज़रा से, वो यही मसला है कि मखलूत हुकूमत में तालिबान कैसे शामिल हों, किस तरह शामिल किया जाए। वो तैयार होते नहीं होते, वो हर बात अपनी शर्त रख देते हैं। अमेरिकी फ़ौज का दखला मुकम्मल हो जाए, अब वो मुकम्मल सितंबर में होगा जहाँ जब भी होगा, और मई में वो ग़ालिबन दूसरा का स्टेज होगा। उनका पहला स्टेप शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा का पूरा वो नहीं जा रहे हैं अभी, और न पूरा का पूरा वो जाएंगे भी नहीं। आई एम वेरी श्योर। तो मेरा ख्याल है तालिबान पर जिम्मेदारी है कि वह अब उठाएँ जिम्मेदारी को, आगे बढ़ें, बातचीत करें। और वो जो निज़ाम की बात कर रहे हैं जगम साहब, वो तो निज़ाम ही ऐसा है कि जब जो तबाही लाता है। ठीक, नासिर चुगताई साहब, आपका कमेंट आगे बढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के ईरान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के इक़दाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, सऊदी अरब हमारा करीबी दोस्त है। सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेंगे, कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के ईरान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के इक़दाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब हमारा करीबी दोस्त है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर दिफा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल, अमरीकी अफवाज के इनखला समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हमेशा हिमायत करेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। डिस्कशन की जानिब वापस आते हैं। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब जी, मेरा ख्याल है कि मुस्बत नताइज निकलेंगे, तो मेरा जवाब हाँ में है। अच्छा, क्या मुस्बत, अब जाहिर है इस वक्त कोई हतमी नतीजा तो नहीं निकलेगा, लेकिन मैं चूँकि उम्मीद परस्त आदमी हूँ बेहतर उम्मीद रखता हूँ चीज़ों से। मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि तालिबान के पास असल में कोई और रास्ता है नहीं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जो मुआहदा हुआ था फरवरी 2020 में, उसके तहत जो वादा किया गया था, अमेरिका ने कहा था कि हम मई तक फ़ौजें निकाल लेंगे, वो बड़ी तादाद में निकाल चुके हैं। 2-2.5 हज़ार फ़ौजी बाकी हैं। वो जो बाइडेन ने कहा है कि हम वो 11 सितंबर तक निकाल लेंगे। कुछ प्रेजेंस रहेगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी हद तक अपना वादा पूरा किया। जो अशरफ गनी हुकूमत ने वादे से कहा गया था, हालांकि वो उस मुआहदे में शामिल नहीं थे और कुछ थोड़ा सा उन्होंने हिचकिचाहट भी दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो तालिबान के कैदी थे, कई हज़ार थे, वो उन्होंने रहा किए। तो अब इसका मतलब ये कि दोनों जो फरीक थे, उस दूसरी तरफ के अमेरिका भी और अशरफ गनी गवर्नमेंट भी, उन्होंने लचक दिखाई और इनकी बातें मान ली। तालिबान ने उसके मुकाबले में कोई लचक नहीं दिखाई और ये इसी कोशिश में अब भी है कि ये पूरे अफगानिस्तान पे पाकिस्तान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड इस वक्त बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जो समझा रहा है तालिबान को, यही एक सही मुस्बत रास्ते की तरफ डाल सकता है। ठीक है जी। सुनहरा, जो बड़े कॉमन और प्रोमिनेंट न्यूज़ एरियाज़ हैं US के, वो खुद इस डील को कह रहे हैं कि दिस इज़ अ नो पीस, नो डील, नो रिकन्सिलिएशन, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट रैपर
ट्रंप के दौर में जो कुछ बहुत ओपनली हो रहा था वही बाइडन कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चीज़ें मोर सटल वे में करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, बराक ओबामा के दौर में भी ओबामा चाहते थे कि पुल आउट कर लिया जाए फोर्सेस को, मिलिट्री नहीं मानती थी, अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाज नॉट रेडी फॉर दैट, और अभी तक वो उस पर रेडी नहीं है, क्योंकि वो जो एक टेरिटोरियल गेन उन्होंने किया है अपने फुटप्रिंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, जिसलिए भी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। सो नाउ दे आर टेकिंग न्यू टर्न्स। अब वो यूएन पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं, अब वो पीस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बार बार अपने स्टांसेस चेंज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू तालिबान। और सबसे ज़्यादा खतरा उनको ये है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव अगर स्टार्ट हो गया, सीज फायर ख़त्म हो गया, क्यों उन्होंने पुल आउट किया वहाँ से अपना अमला सारा यूएस एम्बेसी में से, उनको इस वक्त बहुत खतरा है कि ऑफेंसिव होगा और बहुत बुरी तरह होगा, टेरिटोरियल गेन्स भी करेंगे तालिबान, और साथ साथ जो हम वहाँ पे पीस ब्रेक करने की कोशिश करें वो भी डेड हो जाएगी। तो सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, आई डोंट सी मच हैपनिंग। ठीक है जी, आसमा शॉर्टली प्लीज। देखिए जी, मैं कंप्लीटली ज़ुनैरा से एग्री करती हूँ। जब तक पेंटागन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहाँ पे इंटैक्ट नहीं होगा, कोई भी सस्टेनेबल पीस आपको ऑन ग्राउंड नजर नहीं आएगा। ये चीज उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। दूसरा ये कि आप जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर जिन लोगों की इस वक्त है ना, जो कि अपनी डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वो आपके तालिबान ही है। उनके पास अभी एक कंसिडरेबल लैंड भी उनके पास है, और अगेन अगर ये दोबारा से सीज फायर खत्म होता है तो वो किस तरीके से खुद को रीइंफोर्स करेंगे, इससे अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर होगा। ना सिर्फ ये बल्कि इट विल बी एक तरीके से दोबारा से वियतनाम के आखिरी 20 दिन रेप्लिकेट हो सकते। तो उसमें ये इस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और बहुत क्रिटिकल है यूएस के लिए। हमारा तालिबान को टेबल पे लाने का डिसीजन एक रोल इस वजह से सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त देयर ऑलमोस्ट देयर, यहाँ से हमारा रोल इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने माजी में भी कोशिशें की, और एक बार फिर पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए एफर्ट्स कर रहा है। आज देखना होगा नाज़रीन। इसके साथ ही प्रोग्राम व्यूज मेकर्स का वक्त खत्म हुआ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।